प्रेस बिहार हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। महिलाएं एक बड़ा वोट बैंक, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और चुनाव। हाल के चुनावों में कई राज्यों ने महिलाओं से जुड़े हुए योजनाओं को लागू किया और उन्हें वापस सत्ता की दहलीज हासिल हुई है, जिसके बाद यह ट्रेंड प्रचलन में आ चुका है कि अगर सत्ता में आना है तो एक योजना लाकर महिलाओं को अपने फेवर में किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन योजनाओं का लाभ लेने वाली हर महिला उसी पार्टी को वोट करती है जिससे उन्हें फायदा मिलता है, और यह फायदा तो सरकार ही देती है। लेकिन हाँ, यह आवश्यक है कि महिलाओं का झुकाव उन सरकार के प्रति अवश्य हो जाता है जो उनके लिए योजनाएं लाती हैं। ये ट्रेंडिंग में आप किसी भी राज्य में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पिछले 10 सालों के चुनाव में हर चुनाव में महिलाओं की वोट देने की संख्या में इजाफा हुआ है। देश में छिड़ी महिलाओं को चुनाव में आरक्षण देने का मुद्दा और नौकरी में आरक्षण देने का मुद्दा एक महिला को कुछ बेहतर करने का जज्बा जगाता है। उन्हें महसूस होता है कि देश की सरकार उनके साथ है। उन्हें महिला सशक्तिकरण का एहसास होता है। आज की तारीख में सोशल मीडिया के हर क्षेत्र में बढ़ती महिला की भागीदारी भी महिला सशक्तिकरण की भावना को पुष्ट करता है। भारत के चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक चुनाव के इतिहास में 7 दशक और 17 राष्ट्रीय चुनाव हो चुका है। देश में हुए पहले चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 7.8 करोड़ यानी 45% थी। 2019 में महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों से 0.17% ज्यादा हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक भारत में 1971 के चुनाव के बाद से महिला मतदाताओं की तादाद में 235.72% की बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जारी किए गए डेटा में चुनाव आयोग ने यह कहा कि 2024 में प्रति 1000 पुरुष मतदाताओं पर महिला मतदाताओं की संख्या 946 थी, जो कि साल 2019 लोकसभा चुनाव के 926 के आंकड़े से भी अधिक है। इस डेटा के मुताबिक साल 2024 में 65.78% महिला मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि पुरुष मतदाताओं ने 65.55% मतदान किया। चुनाव आयोग के मुताबिक साल 2019 की तरह 2024 में भी महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से अधिक रही और लोकसभा चुनाव के इतिहास में ये केवल दूसरी बार हुआ है। यह चुनाव प्रक्रिया में बढ़ती महिला की भागीदारी महिला की जागरूकता की तरफ इशारा करता है, जो एक महिला समाज और राष्ट्र हित में सही संकेत देता है। महिलाओं को लाडली बहन योजना के जरिए पैसा देने के लिए महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा 46,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य है, जिसने गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को सालाना 28,608 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है। देश में एक नंबर पर महाराष्ट्र में चल रही योजना और कर्नाटक दूसरे नंबर पर गृह लक्ष्मी योजना से महिलाओं को सबसे अधिक करोड़ रुपए मिले हैं। दोनों राज्य देश में टॉप पर है जो इन दोनों योजना के तहत सबसे अधिक करोड़ रुपए महिलाओं पर खर्च करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग राज्यों में महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के जरिए दी जाने वाली धनराशि जो है वह कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा
पार कर गई है। मध्य प्रदेश ने लाडली बहन योजना के तहत 18,984 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 14,400 करोड़ रुपए, गुजरात ने नमो श्री योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए और ओडिशा ने सुभद्रा योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ओडिशा में सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी पात्र महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी साल 2024 में घोषणा की कि 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए की सहायता देने के लिए महतारी वंदना योजना शुरू की। गुजरात में नमो श्री योजना में SC, ST और BPL श्रेणियों से संबंधित गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपए के एक मुश्त वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को 1,000 रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है। सरकार के इन कामों से 3 तरह के सवाल उठते हैं और पुरुष समाज उठाता भी है, और न केवल पुरुष समाज बल्कि हमारे समाज में यह एक बहस का मुद्दा भी है, बहस भी छिड़ा हुआ है, जिससे 3 सवाल उपजते हैं। क्या ये वोट खरीदने जैसा है? यह मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना है? और तीसरा कि सरकार अपनी नाकामयाबियों पर से ध्यान हटाने जैसा है। यह एक राजनीतिक हथकंडे है सत्ता में वापसी की। इस तरह की योजनाओं की एक बड़ी आलोचना ये भी रही है कि इनके जरिए लालच देकर वोट हासिल करना वोट खरीदने जैसा है। एक आलोचनात्मक विश्लेषण तो यही कहेगा कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के जरिए वोट जुटाए गए हैं। ये मूलभूत जरूरत की बात नहीं है, ये बिजली, पानी, सड़क की बात नहीं हो रही है। आप सीधे तौर पर पैसे दे रहे हैं, जिसका एक मजबूत तर्क यह रहता है कि संसाधनों का समान वितरण हो और इसे सुधारों का मानवीय चेहरा भी कहा जाता है। हाँ, सरकार की यह विफलता है कि वे समान अवसर उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। आज सरकार से एक ही मांग उठती है, रोजगार के अवसर की मांग। रोजगार पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उसी तर्ज पर कहें तो सरकार महिलाओं के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करने में असफल रही है जो उसे घर की दहलीज से बाहर निकालकर रोजगार करने, कमाने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के अवसर उपलब्ध कराएं। ये पैसे मुफ्तखोरी के संकेत नहीं देते हैं, क्योंकि महिलाएं सभी घरेलू काम करती हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन समाज, परिवार या अर्थव्यवस्था में उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि उन कामों के मुकाबले उनके बेहद कम कीमत ही उन्हें मिलती है, चाहे सरकार से हो चाहे घर से हो। हम यह भी कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में कि देश में जितने मेहनत होते हैं उनके मुताबिक भुगतान नहीं मिलता है। पुरुष अगर 10 घंटे काम करता है तो उससे पूरा खर्च घर का चलता है, लेकिन अगर वही पुरुष घर का काम करने लगे तो उनके जो इनकम है वो नहीं आएगी। ऐसे में देखा जाए तो पुरुष के काम जितना वे 10 घंटा बाहर करते हैं और उनके जो इनकम आते हैं उन पर 50% हक महिलाओं का होता है। जो हमारे समाज में एक अच्छे परिवार में जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां यह बात अंडरस्टैंडिंग होती है, बल्कि हमारे समाज में प्रचलित तौर पर यह बात अंडरस्टैंडिंग नहीं। दूसरी तरफ एक महिला को जब ये पैसे मिलते हैं तो पैसे का सदुपयोग ही होता है।
उनके खुद के जीवन में या फिर उनके बच्चों के लिए। नीतीश कुमार भी बिहार के कहते हैं कि जब महिलाओं के माध्यम से योजनाएं समाज तक पहुंचती है तो उसका सदुपयोग होता है, कहीं भी जाए उसका सदुपयोग ही होता है। और पुरुष जो महिला के आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के खिलाफ होते हैं या इसके पक्षधर नहीं होते हैं या इस पर उदासीन भाव रखते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे भी यह महसूस करते हैं कि उनका घर की कितना मदद होता है, एक महिला कितना मदद कर पाती है उनके जरिए, और एक महिला की भी अपनी एक वैल्यू होती है। वे केवल घर के काम के लिए नहीं बनी है। जब उन्हें भी सम्मान से देखा जाता है तो उन्हें भी यह एहसास होता है कि वे किसी पर आश्रित होने के लिए नहीं जन्मी है, बल्कि उनमें भी काबिलियत है अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने की। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सरकार अपनी नाकामियों पर से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है। यह एक राजनीतिक हथकंडे जैसा है, सत्ता में वापसी की। ऐसा पूरी तरह नहीं कहा जा सकता है, यह कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यह एक फैक्टर है महिला वर्ग को अपनी तरफ करने का, महिलाओं को यह बताने का कि देश में एक ऐसी सरकार है जो महिला के हित में सोचती है। सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि जनता के हित में काम हो। उसी तरह एक मुद्दा यह भी उठता है कि महिला के हित में कितना काम हुआ। हमारे समाज में वर्ग, जात और समुदाय के आधारों पर भी सरकार से सवाल पूछे ही जाते हैं। चुनाव के दौरान देखा जाए या आप यूं भी महिला और पुरुष के राजनीतिक दृष्टिकोण को थोड़ा गहराई से, नजदीकियों से परखने की कोशिश करें तो उनका नजरिया पुरुष से भिन्न होता है। एक महिला भारत में अपना घर बसाती है और यह माना जाता है कि उनकी पहली जिम्मेदारी है और इसी से उनका अस्तित्व भी है। वे इसके लिए रास्ते में आने वाली हर बाधाओं को और हर विरोध को तोड़ती हैं, और अगर रास्ते में उनकी खुद से जुड़ी भी कोई खास बात हो या उनकी अपनी काबिलियत हो, उसे भी वे दरकिनार करती है, और यह त्याग ही घर बसाने में एक महिला को मदद करता है। लेकिन एक महिला के भीतर भी यह इच्छा होती है कि वे भी देश में योगदान करें, उनके जीवन का मूल्य भी देश के लिए समर्पित हो, उनका जीवन का मूल्य हो, जबकि वे घर को लगाने में अपना 100% योगदान देती है। वे घर का सारा काम करती है जिसे करने में एक महिला को 8 से 10 घंटे का समय लगता है, जो एक नौकरी पेशा लोगों के समय से मिलता है। इसके अलावे वे बच्चों को अच्छी परवरिश देती है, लेकिन उनका कोई योगदान ना तो घर के दहलीज के अंदर ही विशेष और खास तौर पर मानी जाती है और ना ही देश में कोई खास विशेष महत्व के रूप में देखा जाता है। हालांकि हमारे भारतीय संस्कृति में एक महिला को सम्मान और प्रतिष्ठा इन्हीं वजहों से मिलती है। देश की जीडीपी में उनका कोई योगदान नहीं होता है। इन कामों को उनके एक प्राकृतिक प्रक्रिया होने से जोड़ दिया जाता है, और इन प्राकृतिक प्रक्रिया को पूरा करने में एक स्त्री अपने अस्तित्व के उन पहलुओं से अनजान रह जाती है जो वास्तव में उनके लिए ही बने होते हैं। एक शब्द में कहा जाए तो दुनिया के सामने उनकी प्रतिभाओं को उजागर होने का मौका ही नहीं मिलता है, और वे सेवाकर्ता के रूप में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करती हैं और असुरक्षा के भाव तले आजीवन घिरी रहती हैं, और वक्त के साथ उनकी भावना और निर्णय भी प्रदूषित हो जाती हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये योजनाएं महिला को उनके देश में महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाती है, उनकी मरती हुई आत्मगौरव को जगाती है, उनके गुलामी मानसिकता को चुनौती देते हुए उनमें आत्मविश्वास का संचार करती है। जब आत्मविश्वास पैदा होता है तभी सही मायनों में एक इंसान के रूप में जीवित होता है।
वरना उनकी दिनचर्या एक प्राकृतिक घटना बनकर रह जाती है, जहां उठना है, सोना है, खाना है और बचे हुए शेष दिन या तो खुद को कष्ट देते हुए एक दयनीय जिंदगी गुजारना है या फिर एक हिंसक जानवर की तरह दूसरे के जीवन की शांति को भंग करना है। महिलाओं के लिए लागू ये योजनाएं कहीं न कहीं महिला समाज को आगे बढ़ने में, देश के लिए काम करने में, देश की जीडीपी में योगदान देने के लिए एकजुट करता है, एकजुटता लाता है और आगे बढ़ाता है। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।